चलो बेटा, आप डिस्कस करेंगे हम जिम्नोस्पर्म। इससे पहले हमने डिस्कस किया है ट्राइडोफाइट। तो जैसा कि हमने ट्राइडोफाइट को फिनिश किया था कि भाई ट्राइडोफाइट जो है, पहले ट्राइडोफाइट में ज्यादातर ट्राइडोफाइट में क्या देखने को मिलता है, होमोस्पोरी। लेकिन इनमें जो है एडवांसमेंट आया, इवोल्यूशन हुआ, तो कुछ ट्राइडोफाइट में हेट्रोस्पोरी डेवलप हुई। अब हेट्रोस्पोरी में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर यानी कि मेल और फीमेल स्पोर अलग अलग बनने लगे। तो उनमें से फीमेल स्पोर जो है वो वहीं पे स्पोरोफाइट पे रिटेन रहना शुरू कर गया, और वहीं फीमेल स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बना के स्पोरोफाइट पे रिटेन रहना शुरू कर देता है, ताकि फर्टिलाइजेशन अश्योर हो सके। और इसी को हमने क्या नाम दिया, सीड लाइक हैबिट। क्यों भाई? क्योंकि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइज होते ही, इसमें एग फर्टिलाइज होते ही क्या बना लेगा, जाइगोट एम्ब्रियो। और जैसे ही ये टूट के प्लांट से गिरेगा, वो एक सीड की तरह काम करेगा, और वहीं से वो क्या बन जाएगा, दूसरा स्पोरोफाइट प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसको हमने क्या कहा, सीड लाइक हैबिट। और ये एडवांस ट्राइडोफाइट का ट्रेंड है। देखो, एक तो क्वेश्चन बेटा इसमें से सीक्वेंस से आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोनेमा, प्रोथेलस, होमोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट, ये 5 वर्ड है और इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये कभी एम्स में क्वेश्चन आया था। तो हमें पता है प्रोटोनेमा तो क्या था, प्रोटोनेमा तो वहां पे पढ़ के आए हम ब्रायोफाइट में, मोस में। ब्रायोफाइट में, मोस में आया था गैमेटोफाइट वहां का। तो पहले तो वो आएगा, उसके बाद क्या आया होगा, इनका गैमेटोफाइट क्या है, प्रोथेलस। तो दूसरे नंबर पे प्रोथेलस, फिर होमोस्पोरी कह सकते हो, और फिर हेट्रोस्पोरी, और उसके बाद सीड लाइक हैबिट। तो इस तरह से हम आराम से सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े अच्छे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बनते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं ट्राइडोफाइट में जब हमने बताया कि सीड तो नहीं बना था, लेकिन सीड जैसी हैबिट जरूर आ गई थी, और आगे चल के ऐसे प्लांट बन गए इन्हीं से इवोल्व होके, जिन्होंने प्रॉपर सीड बनाना शुरू कर दिया। अब सीड तो बना, लेकिन नेक्ड सीड बना, अनकवर्ड सीड, यानी कि ये सीड फ्रूट वाल या फिर ओवरी की वाल से कवर नहीं था। इसीलिए इनका नाम पड़ा इन प्लांट्स का जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या होता है, अनकवर्ड या नेक्ड, और स्पर्म का मतलब सीड। और इस तरह से ट्राइडोफाइट से ही इवोल्व होके कैसे प्लांट बन गए, जिम्नोस्पर्म। अब हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या इनकी क्लासिफिकेशन है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में देखो, इससे पहले हमने ट्राइडोफाइट पढ़े थे। तो ट्राइडोफाइट में हमने देखा था स्टेम भी आ गई थी, रूट भी आ गई थे, और लीफ भी आ गए थे, कोई डाउट ही नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये तो यहाँ पे थे, बस यहाँ पे क्या नहीं था, सीड नहीं था। तो यहाँ पे वो सीड भी आ गया। अब इनमें एक और खास बात थी कि पीछे हमने बताया था कि मॉस के अंदर जो स्पोरोफाइट थे, उनके अंदर प्रिमिटिव टाइप के स्टोमेटा आ गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के, कि स्टोमेटा की शुरुआत कहां से हो गई थी, वहां से हो गई थी जहां पे रूट स्टेम लीफ भी नहीं आए थे। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आए थे किनमें, मॉस में। तो मॉस के जो स्पोरोफाइट थे, उनमें कैप्सूल वाले हिस्से में जो है प्रिमिटिव टाइप के स्टोमेटा आने लगे थे। और आप जानते हो स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैस एक्सचेंज करना। मींस जो ये फोटोसिंथेसिस के लिए ये इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन इवोल्व होती है। लेकिन स्टोमेटा से वाटर लॉस भी हो जाता है। तो ये पुराना क्वेश्चन भी है कि फंक्शन बच्चे कई बार वाटर लॉस लिख देते हैं। स्टोमेटा का फंक्शन वाटर लॉस नहीं है, उसका मेन काम है गैस एक्सचेंज। ये तो मजबूरी है कि स्टोमेटा दिन के टाइम पे ओपन होगा, तो वहां से तो वाटर का लॉस भी होगा। तो वो तो एक इसकी मजबूरी है, फंक्शन तो इसका क्या है, गैस एक्सचेंज। तो भाई स्टोमेटा जब वहां से आने शुरू हो गए थे, भले ही वहां पे प्रिमिटिव टाइप के स्टोमेटा थे, तो ट्राइडोफाइट में तो डेफिनेटली मिलेंगे, यस। तो ट्राइडोफाइट में तो हमने बताया था कि जो स्टोमेटा थे, उनको हैंडल करने के लिए, यानी कि स्टोमेटा से अच्छा काम होगा तो बुरा भी होगा भाई। अच्छा क्या है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन बुरा क्या है, वाटर लॉस हो रहा है। तो वाटर लॉस से बचने के लिए इन प्लांटों ने तो क्या किया था, सर्सिनेट वर्नेशन बताया था हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्सिनेट वर्नेशन।
यानी कि जो ये लीफ है ऐसे फोल्ड हो जाते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। तो इनका तो इंतजाम बड़ा अच्छा था। लेकिन अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में जो अर्ली जिम्नोस्पर्म है, अर्ली जिम्नोस्पर्म में हम साइकस पढ़ते हैं। तो साइकस में भी हम कह सकते हैं कि सर्सिनेट वर्नेशन पाई जाती है, बस यहां तक। लेकिन बाकी हम कहेंगे बाकी के जिम्नोस्पर्म में सर्सिनेट वर्नेशन नहीं पाई जाती। तो फिर इनमें क्या इंतजाम था? तो इनमें जो है, एक तो क्या था कि जो लीफ थे नीडल लाइक लीफ थे, ऐसे नुकीले। और ये नीडल लाइक लीफ होने से सरफेस एरिया कम होगा, तो स्टोमेटा भी कम होंगे, तो वाटर लॉस अपने आप ही कम होगा। दूसरा दूसरा था इनमें थिक क्यूटिकल की लेयर। यानी कि लीफ के ऊपर जो है एक मोटी सी मोम जैसा मटेरियल होता है भाई, वैक्सी मटेरियल होता है, वैक्स जैसा एक मोटी सी परत है। तो इसके थ्रू भी पानी का लॉस होना कम ही चांस है। तो ये भी यहाँ पे थी भाई। और तीसरा था कि अगर कोई स्टोमेटा था भी लीफ में, तो वो थोड़ा सा गहराई पे था, संकन। संकन का मतलब थोड़ा सा नीचे, लीफ की गहराई में। संकन मतलब डूबा हुआ। तो कैसे स्टोमेटा थे यहाँ पे? संकन स्टोमेटा। एक तो ये खास बात है कि भाई वाटर लॉस के लिए तो इन्होंने ये इंतजाम किया, जो हम कह सकते हैं ट्राइडोफाइट से तो ज्यादा एडवांस तरीका था इसमें। दूसरा, इससे क्या होगा भाई, वाटर लॉस का इंतजाम तो हो गया। तो इनके जो लीफ थे, लीफ कैसे थे? सिंपल टाइप के भी होते हैं और कंपाउंड लीफ भी पाए जाते हैं। तो ये आप अच्छे से पढ़ोगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में, सिंपल क्या है और कंपाउंड क्या है। सिंपल सिंगल लीफ होता है, मान लो इस तरह का, ये सिंपल लीफ है। और इसी में सिंपल लीफ में इंसीजन अंदर तक हो जाए, पीटियोल तक या मिड रिप तक हो जाए, तो ये कट फट के ऐसे बन जाते हैं। देखो इसी में इंसीजन, इंसीजन मतलब कट जाए अंदर तक, कहां तक? मिड रिप तक ऐसे कट जाए, और या फिर पीटियोल तक कट जाए, तो कंपाउंड लीफ बन जाते हैं। पर्पज क्या होता है कंपाउंड लीफ का? सरफेस एरिया कम करना। सरफेस एरिया कम होगा, स्टोमेटा भी कम होंगे, वाटर का लॉस भी कम होगा। तो बेटा ये तो हम अच्छे से मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, इस पे इतना टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों तरह के लीफ आने शुरू हो गए थे। सिंपल लीफ भी पाए जाते हैं और कंपाउंड लीफ। और ये जो कंपाउंड लीफ है, अगर ऐसे हमारे ईयर पिन्ना की तरह है, जैसे एक कान हमारा इधर है लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, तो पिन्ना की तरह दिख रहे हैं, तो इनको बोल देते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और अगर ऐसे मिलेंगे ये पाम की तरह, इस तरह से है, तो पामेटली कंपाउंड लीफ। तो ध्यान रहे, जिम्नोस्पर्म में सिंपल लीफ भी थे और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी पाए जाते हैं, और नीडल लाइक लीफ, ताकि सरफेस एरिया कम रहेगा, वाटर का लॉस होगा। थिक क्यूटिकल की लेयर थी वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। और स्टोमेटा कैसे थे? संकन स्टोमेटा, बहुत ही एडवांस ट्राइडोफाइट के कंपैरिजन में। और अलग बात करें डिस्कस यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में, तो भाई वो क्या है? तो जिम्नोस्पर्म ने हमने बताया कि एक तो इनके सीड कैसे होते हैं अनकवर्ड, दूसरा इनमें वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ अच्छे इंतजाम हुए हैं जिम्नोस्पर्म में। फिर बात करें यहाँ पे, अच्छे से स्टेम आ जाएगी क्योंकि स्टेम तो वही ट्राइडोफाइट में आ गई थी। रूट जो आई है थोड़ी सी खास आई है। देखो पीछे जो ट्राइडोफाइट में रूट थी वो एडवेंटिशियस टाइप की रूट थी, लेकिन यहाँ पे टैप रूट आ जाती है, प्राइमरी टाइप की रूट आ जाती है। और
लीफ हमने डिस्कस कर लिए हैं कि भाई ये नीडल लाइक लीफ होंगे, इस तरह से सिंपल लीफ भी मिल सकते हैं और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी मिल सकते हैं। तो लीफ भी हो गए और स्टेम भी हो गई। और क्या है भाई इनके कैरेक्टर, इनमें आप देखोगे कि जो लीफ है, लीफ कॉम्पैक्टली अरेंज होने लगते हैं। जिम्नोस्पर्म में लीफ का अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट हो जाता है इस तरह से, डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, जिसको हम क्या 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 कहेंगे, इनको बोलेंगे कोन या फिर स्ट्रोबिलाई या फिर लैक्स। ध्यान रहिए कौन से लीफ हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज होके कोन बनाते हैं। तो हमने बताया था ट्राइडोफाइट में कि कुछ लीफ से स्पोर बनते हैं। स्पोर प्रोड्यूस करने वाले लीफ को हमने नाम दिया था, मान लो ये स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनको नाम दिया था स्पोरोफिल। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि भाई ट्राइडोफाइट में ही दो तरह के स्पोर बनने शुरू हो गए थे, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर। तो आप कहोगे कि स्मॉल स्पोर प्रोड्यूस करने वाले, स्मॉल स्पोर कैसे होते हैं, मेल स्पोर, और लार्ज साइज के जो स्पोर है उनको क्या बोलेंगे, फीमेल स्पोर। ये तो माइक्रो स्पोर है और ये मेगा स्पोर है। तो सीधी सी बात है, ऐसे पत्ते, ऐसे लीफ जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। और जो मेगा स्पोर प्रोड्यूस करेंगे उनको कहेंगे मेगा स्पोरोफिल। तो ऐसे ही अगर माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, तो माइक्रोस्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे तो क्या बनाएंगे, मेल कोन। और अगर मेगा स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे तो क्या बनाएंगे, फीमेल कोन। हाँ, कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि मेल कोन का साइज छोटा मिलेगा और फीमेल कोन का साइज बड़ा मिलेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जिम्नोस्पर्म में साइकस के अंदर देखें तो मेल कोन बियर करने वाला अलग प्लांट होता है, फीमेल कोन बियर करने वाला अलग प्लांट, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग, यानी कि डायोसियस। याद रखना है, डायोसी होते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं कि दोनों अलग हो गए, डायोसी हैं। तो वहां से याद रखो, डायोसियस मेल अलग फीमेल अलग। तो साइकस तो क्या होता है, डायोसियस। लेकिन पाइनस जैसे प्लांट का एग्जाम्पल लें, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है और नेट में भी आ चुका है। पाइनस प्लांट अगर आप जाओगे कभी हिमाचल साइड में तो वहां पे पाइनस के प्लांट मिलेंगे। तो उस पे दोनों तरह के कोन मिलते हैं, कुछ ब्रांचों पे छोटे साइज के कोन होते हैं, कुछ ब्रांच पे बड़े साइज के, यानी कि मेल कोन भी एक ही प्लांट पे है और फीमेल कोन भी एक ही प्लांट पे है। तो वो कैसा प्लांट है, वो मोनोसियस है। तो ऐसी बात नहीं है, जिम्नोस्पर्म में डायोसियस प्लांट भी मिलते हैं, मेजोरिटी डायोसियस की मिलती है, लेकिन मोनोसियस टाइप के प्लांट भी मिलते हैं जैसे कि पाइनस। तो ये भी हमें ध्यान देना है। अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे टैप रूट आ गई है जिम्नोस्पर्म में, टैप रूट तो आ गई है, लेकिन जिम्नोस्पर्म की टैप रूट में यहाँ पे रूट हेयर नहीं होते, एंजियोस्पर्म में तो होते हैं। और जबकि आप देखोगे कि ये रूट हेयर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, यही रूट हेयर जो होते हैं यही तो सोइल में से वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, खास करके वाटर, मिनरल तो नीचे वाले हिस्से से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन हम कहेंगे कि जिम्नोस्पर्म में ये रूट हेयर अब्सेंट होते हैं। फिर बिना रूट हेयर के ये वाटर तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नेचर में इनका बहुत अच्छा एसोसिएशन पाया जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म की रूट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो रूट है, ये मान लो रूट है, तो इस रूट के साथ फंगी की एसोसिएशन हो जाती है। और फंगी कैसी होती है भाई, फंगी रूट हेयर से भी अच्छी है।
मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि फंगी बेस्ट ओस्मोट्रोफ होती है हवा में से, यानी कि इतना अच्छा ओस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती है कि हवा में से भी पानी को सोख लेती है। इनसे अच्छा कोई बेस्ट ओस्मोट्रोफ हो ही नहीं सकता। तो जिम्नोस्पर्म के साथ अक्सर फंगी सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेती है, और फंगी क्या करती है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके रूट को देती है, और बदले में प्लांट क्या देता है इसको, शुगर देता है, खाना देता है, रहने के लिए जगह देता है, प्रोटेक्शन देता है, दोनों को फायदा है। तो इसी एसोसिएशन को हम क्या नाम देते हैं, माइकोराइजा। माइको का मतलब फंगी और राइजा का मतलब रूट। किनकी रूट, हायर प्लांट की रूट। तो माइकोराइजा की एसोसिएशन ऑलमोस्ट सभी जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। और पाइनस तो ऐसा प्लांट है कि वो अगर आप उसका सीड ला के अपने यहाँ पे या कहीं पे भी ग्रो करना चाहोगे, ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि बिना माइकोराइजा के उसमें तो जर्मिनेशन भी पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन थी प्लांट फिजियो की, नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान देना है कि कौन से ऐसे प्लांट हैं या जिम्नोस्पर्म है जिनका जर्मिनेशन तक नहीं हो सकता माइकोराइजा के बिना, यानी कि फंगी की एसोसिएशन के बिना। तो ये भी एक खास कैरेक्टर पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। फिर हम कहेंगे क्या माइकोराइजा जिम्नोस्पर्म के साथ ही एसोसिएशन बनती है? बनने को आगे एंजियोस्पर्म, खास करके वो एंजियोस्पर्म जहां पे जो है ट्रॉपिकल एरिया में, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो रूट एयर वाला जोन जो है उनका एंजियोस्पर्म का एक्सपोज रहता है, तो वो तो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो फिर उनकी रूट के साथ अक्सर ऐसे ही फंगी एसोसिएट होती है। जनरली फंगी कौन से ग्रुप की रहती है, एस्कोमाइस्टीज ग्रुप की फंगी रहती है, जो इनके साथ एसोसिएट होके माइकोराइजल एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, जो प्लांटों के लिए बहुत फायदेमंद है। बदले में फंगी के लिए भी फायदा है भाई। तो जिम्नोस्पर्म तो इसके लिए जाना जाता है, और पाइनस तो इतना डिपेंड है कि उसका सीड भी जर्मिनेट ना करे अगर माइकोराइजल एसोसिएशन ना हो। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में हम कहेंगे कि जैसे साइकस जैसे प्लांट हैं, उनकी रूट में माइकोराइजा की एसोसिएशन नहीं है। कुछ खास है, क्या खास है, जैसे हम जानते हैं हर प्लांट की रूट जो है कहाँ जाती है भाई, मिट्टी की तरफ जाती है, सोइल की तरफ। तो हम कह सकते हैं इसको जियोट्रोपिक। जियो का मतलब अर्थ, ट्रोपिक का मतलब मूवमेंट। तो आपको सबको पता है कि प्लांटों की रूट कैसी होती है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक, यानी कि अर्थ की तरफ मूवमेंट करती है, सभी प्लांटों की करती है। लेकिन साइकस की अगर हम बात करें कि ये मान लो साइकस प्लांट है, और इसकी रूट को कहाँ जाना चाहिए, सोइल की तरफ, अंदर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसकी रूट तो ऐसे फैलती जाती है, इस तरह से फैल रही है, यानी कि नीचे तो नहीं जा रही है भाई, यही ये सरफेस है, सरफेस पे ही ऐसे फैलती जा रही है। तो हम ये कहेंगे पूरी तरह जियोट्रोपिक नहीं है। तो इसको क्या कहोगे, एपोजियोट्रोपिक। एपो का मतलब बायो में ध्यान देना है बेटा, विदाउट या अधूरा होता है, आगे कई जगह यूज होगा ये वर्ड। एपोजियोट्रोपिक रूट है। और साइकस के अंदर इस तरह की एपोजियोट्रोपिक रूट का नाम होता है कोरेलाइड रूट। और इस कोरेलॉइड रूट, क्योंकि ये रूट ज्यादातर तो सरफेस पे ही मिलती है, एक्सपोज ही रहती है, यहाँ पे तो लाइट भी गिरती रहती, थोड़ी बहुत लाइट भी इस रूट पे गिर जाती है, तो फिर इसमें क्या फंगी का एसोसिएशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमने बताया कि सनलाइट में तो फंगी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो वैसे भी हम कहेंगे कि साइकस की रूट के साथ माइकोराइजा का एसोसिएशन नहीं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन हो जाता है, एनाबेना जैसी। वो तो लाइट यूज करके इसमें क्या कर सकता है, नाइट्रोजन भी फिक्स करता है, न्यूट्रिएंट यहां से मिल जाएंगे इसको। ऐसी बात नहीं है, माइकोराइजा भी न्यूट्रिएंट देते हैं। माइकोराइजा से मेन न्यूट्रिएंट मिलता है फास्फोरस, फास्फेट। और जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी तो क्या देगी, नाइट्रोजन।
तो ये भी खास बात है जो हमें याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म में अक्सर हर जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन होती है। हाँ, साइकस में कोरेलाइड रूट है जो एपोजियोट्रोपिक टाइप की है, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी की एसोसिएशन होगी। वो नाइट्रोजन फिक्स करती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है, लेकिन उससे फास्फोरस फिक्स नहीं होगा, फास्फोरस प्रोवाइड नहीं होगा। माइकोराइजा जो है प्लांटों को ज्यादा से ज्यादा जमीन से फास्फोरस एब्जॉर्ब करके देती है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आ जाते हैं और इंट्रोडक्शन में जिम्नोस्पर्म के खास कैरेक्टर क्या है, जैसे हमने जान लिया कि इनमें टैप रूट आ जाती है, बहुत ही खास है। इससे पहले ट्राइडोफाइट में एडवेंटिशियस टाइप की रूट आती है। अब थोड़ा सा इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए हमने बताया कि जिम्नोस्पर्म में मेल कौन आ जाते हैं और फीमेल कौन आ जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान से रखना है। मान लो अब ये अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं, सेम प्लांट पे भी, वो हमने एग्जांपल पढ़ लिए। मेल कोन में क्या है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, माइक्रोस्पोर बनाने वाले लीफ कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इस तरह का कोन बना लेते हैं। इनको स्ट्रोबिलाई भी बोल देते हैं, इनको लेक्स भी बोल देते हैं। ध्यान रहे, माइक्रोस्पोरोफिल। अब इसमें ध्यान देना है, यहां पे अब तक तो हम पढ़ते आए थे, कहां से, एल्गी से पढ़ते आए हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसमें मेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं वो एंथ्रीडियम होता है या एंथ्रीडिया। लेकिन अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया नहीं है। क्या है भाई, यहाँ पे सीधा माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू बियर करने वाला माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर बनाने वाला माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, मियोसिस होके माइक्रोस्पोर बनते हैं बहुत सारे, हैप्लोइड माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर किस में डेवलप हो जाते हैं, जनरली 3 सेल के पोलन ग्रेन में। हमने बताया था भाई, साइकस में 3 सेल का पोलन ग्रेन सेड होता है, पाइनस में 4 सेल का। तो जनरली आप देखोगे जिम्नोस्पर्म में 3 सेल वाले भी पोलन ग्रेन या 4 सेल वाले भी पोलन ग्रेन सेड होते हैं, गिरते हैं। तो ध्यान रहे, पोलन ग्रेन क्या है, कैसी सेलों का बना है, माइक्रोस्पोर से बना है। हमें पता है माइक्रोस्पोर हैप्लोइड होते हैं और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, गैमेटोफाइट। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन ही क्या है, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट है। तो वही जिम्नोस्पर्म में ये कुछ खास हुआ है। फीमेल पे आ जाते हैं, तो फीमेल में भी सेम प्लांट पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट पे भी ये हो सकता है, वो हमने बता दिया है। तो इसमें जो है इसमें भी मेगास्पोरोफिल, इसमें बड़े स्पोर प्रोड्यूस करने वाले लीफ हैं, उनका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। तो वो क्या कहलाता है, फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई भी कह सकते हैं। या फिर लेक्स का नाम भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि ब्रायोफाइट से आर्किगोनिया स्टार्ट हो गई थी, जैकेटेड और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी आर्किगोनिया मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही खास स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीड बनने लगा है, तो यहाँ पे ओव्यूल आ गई है भाई।
ये ओव्यूल है भाई, ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल की स्टार्टिंग हो गई है। ओव्यूल कैसी है? सिंगल लेयर की है, सिंगल कवर है, सिंगल कोट कह सकते हैं, या इसका सिंगल इंटेगुमेंट बोल देते हैं कोट को। लेकिन इस इंटेगुमेंट की परत कितनी है? इस कोट या इंटेगुमेंट की 3 लेयर होती हैं। चलो ये तो अगली इंफॉर्मेशन है। अब इस ओव्यूल को देखते हैं कैसी है। इसको थोड़ा सा अगर बड़ा बनाए, एक तो ये ओव्यूल बिल्कुल सीधी है, आगे एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, ऐसी सीधी ओव्यूल को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। इंटेगुमेंट एक ही होता है, लेकिन लेयर इसके अंदर 3 होती हैं। अब इसमें क्या होता है, अंदर एक टिश्यू होता है ओव्यूल में। अब ध्यान रहे ओव्यूल कैसी है, डिप्लॉइड है, क्योंकि ये पूरा स्पोरोफाइट का ही पार्ट है, सब कुछ डिप्लॉइड है, पत्ते भी डिप्लॉइड है ये, और ये ओव्यूल भी डिप्लॉइड है। और इसके अंदर जो टिश्यू है, जिसको हम कह सकते हैं न्यूसिलस, ये भी डिप्लॉइड है। तो क्या होता है, न्यूसिलस की जो ऊपर सरफेस की कुछ सेल मॉडिफाई होके क्या बना लेती है, मेगास्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉइड होती है। ऑफ कोर्स न्यूसिलस से बनी है तो डिप्लॉइड ही होगी। अब इसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, मियोसिस होके इससे 4 मेगास्पोर बन जाते हैं हैप्लॉइड। 4 में से 3 खत्म हो जाते, एक ही मेगास्पोर अब माइटोसिस कर करके एक छोटा सा थैलस बना लेता है। सभी से नहीं, एक ही काफी है। और एक छोटा सा न्यूसिलस के अंदर एक छोटा सा थैलस बन जाता है। हम सेल तो गिनती की नहीं बता सकते उसमें कितनी सेल है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत छोटे साइज का है। और इसको कहेंगे, क्योंकि ये किससे बना है, मेगास्पोर से। माइक्रोस्पोर से बनेगा तो मेल गैमेटोफाइट, तो मेगास्पोर से बना है तो फीमेल गैमेटोफाइट बोल देंगे। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट का कोई खास नाम तो नहीं है, आगे एंजियोस्पर्म में तो उसको इम्ब्रियोसैक बोल लेंगे, क्योंकि वहां पे गिनती की सेल है। यहाँ पे गिनती की तो नहीं है, फ्यू सेल्स कह सकते हैं। और इन्हीं में आप देखोगे, इसी फीमेल गैमेटोफाइट में अब क्या डेवलप हो जाता है, आर्किगोनिया। क्या डेवलप हो जाता है, आर्किगोनिया। कितनी आर्किगोनिया होंगी, तो यहाँ पे आर्किगोनिया जो है जनरली तो 2 होती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और इसमें आर्किगोनिया कितनी होंगी, 2 से ज्यादा, 2 तो है ही, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। इनकी जो आर्किगोनिया है वो बहुत छोटी होती है। कैसे बेटा, हम कहेंगे कि आर्किगोनिया की शुरुआत जो है कहां से हुई है, ब्रायोफाइट से। तो ब्रायोफाइट की जो आर्किगोनिया थी वो तो बड़ी थी। उनमें तो देखो ये जो स्वेलिंग वाला पोर्शन होता है, इसको तो बोलते हैं वेंटर, और इसको बोलते हैं नेक। तो आप अच्छे से देखोगे कि जो वेंटर वाला हिस्सा है, इसी हिस्से में सेंटर में एग होता है, और एग के ऊपर एक वेंटर कैनाल सेल होती है। और करीबन नेक के अंदर अगर हम ब्रायोफाइट में देखें तो ऐसे ही नेक कैनाल सेल कितनी होती है, नेक कैनाल सेल 6 से लेके 10 के बीच में कितनी भी हो सकती हैं, 6 7 8 जो भी है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी आर्किगोनिया कहाँ मिलेगी, ब्रायोफाइट में होती है। ट्राइडोफाइट में आते आते क्या हो जाती है, ट्राइडोफाइट के अंदर ये जो नेक कैनाल सेल है बस कितनी बचेगी, सिंगल 1। और वो भी हमने बताई थी पीछे कैसी होती है,
बाई न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लियस वाली। और जिम्नोस्पर्म में, अब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आर्किगोनिया है वो बहुत छोटी हो जाती है, और इसमें तो नेक बहुत छोटी रहती है। वैसे डायग्राम में चलो बन गई है, एग सेल होगी, लेकिन नेक कैनाल सेल एब्सेंट। यहाँ पे नेक कैनाल जो बनी है वो बिल्कुल खाली होती है, नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है उनकी आर्किगोनिया सबसे छोटी है। तो कहां से शुरुआत हुई आर्किगोनिया की? ब्रायोफाइट से। तो सबसे बड़ी आर्किगोनिया कहां मिलेंगी? फिनेरिया में, ब्रायोफाइट के अंदर। उनसे छोटी कहां मिलेंगी? ट्राइडोफाइट में। और ट्राइडोफाइट से भी छोटी कहां मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म में आप कहोगे और छोटी, तो वहां पे तो खत्म ही हो गई। एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया मिलती ही नहीं है। तो इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल ये सब सीक्वेंस में आपको समझनी है सारी बातें। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहां पे जिम्नोस्पर्म में फीमेल कोन के अंदर ओव्यूल बनती है, और ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होता है, और फीमेल गैमेटोफाइट में 2 से लेके 8 तक आर्किगोनिया मिल सकती हैं, यानी कि 2 और मोर देन 2 आर्किगोनिया पाई जाती हैं। और आर्किगोनिया में ही क्या पाया जाता है? एग पाया जाता है ऐसे। तो अब क्या होता है भाई यहाँ पे? तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो यहाँ पे जैसे ही मेल कोन के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें स्पोर बनेंगे, और स्पोर से ही पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। और यही पोलन यहां से जब रिलीज होते हैं पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन का रिलीज होते वक्त कितनी सेल होती हैं? 3 सेल जनरली होने को। पाइनस में 4 सेल भी होती हैं। पाइनस की अगर हम बात करें खास बात, तो उनके पोलन जो होते हैं विंग्ड होते हैं, ऐसे विंग होते हैं उनके। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विंग्ड पोलन कहाँ पाए जाते हैं? वो पाइनस में ही मिलते हैं। ये बिल्कुल सल्फर कलर के होते हैं, येलो कलर के, और जैसे एक सीजन में हम वहां जाएंगे तो ऐसे गिरते रहते हैं, एक शावर सा दिखता है, सल्फर शावर बोलते हैं। तो हवा में बहुत उड़ते हैं। तो यहां से पोलन जाएंगे विंड के थ्रू, और कहाँ जाके गिरेंगे भाई? ओव्यूल तक पहुंचेंगे। और ओव्यूल के बाद यहाँ पे आप देखोगे पोलन की जो पोलन ट्यूब है वो आर्किगोनिया के एग तक पहुंचेगी, और वहां पे क्या करता है? पोलन गैमीट रिलीज करता है। ध्यान रहे, आपने पढ़ा है हर पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, और वही मेल गैमीट जाके फर्टिलाइज कर देते हैं। अब तक ध्यान देना, अब तक हम पढ़ते आए हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट। तो इनमें आपने क्या पढ़ा? इनमें तो ऐसा था ही नहीं, हवा का कोई रोल ही नहीं था, पानी था। पानी में मेल गैमीट मोटाइल होके फीमेल गैमीट तक पहुंच रहा है, उगैमी कर रहा है। लेकिन मीडियम क्या था? पानी। और उसमें चल के जा रहे थे मेल गैमीट, फ्लैजला से या किसी सीलिया से, उसकी मदद से मोटाइल होके जा रहे थे। तो इस तरीके को बोलते हैं जूडियोगैमी। यानी कि एनिमल की तरह जाके फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट, इनमें क्या पाई जाती है? जूडियोगैमी। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इनमें आपने देखा, अब मेल गैमीट ऐसे नहीं जा रहा, मेल गैमीट किस में जा रहा है? पोलन ग्रेन के माध्यम से जा रहा है, और पोलन ग्रेन हवा में जा रहा है। और पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज होगी, और पोलन ट्यूब जो है जाके एग को फर्टिलाइज करती है। यानी कि ट्यूब के माध्यम से पहुंच रहा है अब मेल गैमीट, और फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसको बोलते हैं, ट्यूब को या पाइप के लिए हमने वर्ड बताया था साइफोन, तो इसको बोलते हैं साइफोनोगैमी। तो ये हम कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब से मेल गैमीट पहुंच रहा है फीमेल गैमीट तक, वो साइफोनोगैमी है। लेकिन साइकस की बात करें, ये भी एक जिम्नोस्पर्म है। ये थोड़ा खास है, क्योंकि साइकस कनेक्ट कर रहा है ट्राइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को।
तो साइकस में क्या देखा गया, ऑफ कोर्स साइकस का भी पोलन ग्रेन है, पोलन ट्यूब लेके जाएगी वहां तक, कहां तक, एग तक पहुंचाएगी मेल गैमीट को, लेकिन मेल गैमीट मल्टीसिलिएटेड है। साइकस का ध्यान रहे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेल गैमीट सिलिएटेड या फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं, एक्सेप्शनली साइकस का होता है। तो ये तो दोनों काम करेगा। पहले तो ये कहां जाएगा, इसका मेल गैमीट पोलन ग्रेन के थ्रू जाएगा, पोलन ट्यूब के माध्यम से जाएगा, यानी कि साइफोनोगैमी भी दिखाएगा ये तो। और फिर बाद में एग तक पहुंचने के लिए वो थोड़े से पानी के अंदर मोटाइल होके जाएगा, यानी कि ये तो जूडियोगैमी भी दिखा रहा है। तो साइकस ऐसा प्लांट है जिसमें जूडियो साइफोनोगैमी पाई जाती है, यानी कि जूडियो भी और साइफोनोगैमी दोनों ही कंबाइन वर्ड क्या होगा, जूडियो साइफोनोगैमी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म है उनमें ये खास तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। इनमें मोनोसियस टाइप के भी प्लांट होते हैं, जैसे पाइनस है, इंपोर्टेंट है, और इनमें डायोसियस टाइप के प्लांट भी होते हैं, जैसे साइकस है। रही बात, इनमें स्टेम ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है, और इनके लीफ हमने बताए नीडल टाइप के भी होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं, और थिक क्यूटिकल की लेयर है। ये सब वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए होता है। अब बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। तो जिम्नोस्पर्म को जब हम क्लासिफाई करते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि जिम्नोस्पर्म भी ट्राइडोफाइट से ही इवॉल्व हुए हैं। तो शुरुआत में यहां से ही इवॉल्व होके जो जिम्नोस्पर्म बने होंगे, यानी कि अर्ली जिम्नोस्पर्म। तो अर्ली जिम्नोस्पर्म कैसे रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल, ट्राइडोफाइट की तरह, ना तो ज्यादा हाइट होगी और ना स्टेम की ज्यादा ब्रांच वगैरह होंगी, ऐसे ही जो है इनके लीफ अरेंज होंगे, इनमें नीडल लाइक लीफ साइक्लिक वे में चारों तरफ। तो इसी तरह के प्लांट भी आए जिम्नोस्पर्म में। ऑफ कोर्स इनकी रूट भी ज्यादा एडवांस नहीं थी, इस तरह की कोरेलाइड रूट थी इनमें। इस तरह के प्लांट को जिम्नोस्पर्म में क्या कहा गया कि स्टेम ब्रांच नहीं थी, साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन रहा है, छोटी सी स्टेम है, चारों तरफ लीफ निकल रहे हैं, तो एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसीलिए इस क्लास का नाम रखा गया साइकेडोप्सिडा। साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बन रहा था तो साइकेडोप्सिडा। अब इस ग्रुप में एक प्लांट यही जिंदा है साइकस, एक और जिंदा है जेमिया पिग्मिया। ये पानी में पाया जाता है और सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कह सकते हैं। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म यही है, जेमिया पिग्मिया। और इन दोनों को हम लिविंग फॉसिल कहेंगे। जैसे पीछे हम पढ़ के आए थे ना कि ट्राइडोफाइट में लिविंग फॉसिल कौन था, साइलोटम। जिम्नोस्पर्म में साइकस भी और जेमिया पिग्मिया भी लिविंग फॉसिल है, क्योंकि अपने ग्रुप में इकलौते यही बचे हुए हैं, बाकी सब खत्म हो गए हैं। बाकी अब इस ग्रुप की अगर कैरेक्टर बताएं तो कैरेक्टर हमने पढ़ ही लिए हैं। साइकस में खास टाइप की कोरेलाइड रूट होती है जो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, एनाबिना के साथ एसोसिएट होके रहती है, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती, स्टेम में नीडल लाइक लीफ होते हैं। हाँ, इनमें ट्राइडोफाइट वाला कैरेक्टर अभी एक बचा हुआ है, सर्सिनेट वर्नेशन। वो बाकी जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। उसके बाद आ जाती है दूसरी क्लास, क्या आई भाई, दूसरी क्लास में ठीक है, स्टेम थोड़ी सी और ज्यादा इवोल्व हुई, उसमें ब्रांचिंग भी मिली, लीफ भी जो है थोड़े से चौड़े पत्ते वाले जो है इस तरह से लीफ डेवलप हुए। और इस ग्रुप में देखा गया कि एक ही प्लांट जिंदा है इस ग्रुप का, जिंकगो बाइलोबा। और प्लांट इस ग्रुप में नहीं बचे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये लिविंग फॉसिल है।
और इस ग्रुप का नाम क्या रखा, इसी प्लांट के नाम पे ही रखना पड़ेगा। तो क्या नाम रखा गया, जिंकगो ओप्सिडा। तो ऐसे भी जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं। ध्यान रहे, जिंकगो बाइलोबा को क्या बोलते हैं, मेडन हेयर ट्री। मेडन हेयर ट्री। ध्यान देना बेटा, अगर क्वेश्चन आ जाए मेडन हेयर फर्न, तो मेडन हेयर फर्न तो हम एडियंटम पढ़ के आए थे, यहाँ पे फर्न नहीं पूछा है, ट्री पूछा है। पीछे हम अगर बताएं मेडन हेयर फर्न, तो वो क्या था, एडियंटम। ये भी कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन पजल नहीं होना। मेडन हेयर ट्री की बात करें तो वो जिंकगो बाइलोबा होता है। तो और इसमें खास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा और सबसे बड़ा ग्रुप जिम्नोस्पर्म का। इनमें क्या था कि इनमें जो स्टेम थी उस पे ब्रांचिंग तो थी, नीचे वाली ब्रांचिंग बड़ी थी और ऊपर वाली ब्रांच छोटी होती चली जाती है, बिल्कुल परफेक्टली। और इस तरह का जो कैनोपी थी इन प्लांटों की, ऐसी कोन जैसी थी। इस तरह के जिम्नोस्पर्म जो कोन लाइक कैनोपी बियर करते थे, तो इस ग्रुप को हमने बोल दिया कोनीफेरो ओप्सिडा। कोनीफेरो ओप्सिडा। और सबसे, या फिर इनको बोल देते हैं कोनीफर, क्योंकि कोन जैसी कैनोपी है। तो सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म में यही बड़ा ग्रुप है, तो इसलिए जिम्नोस्पर्म को भी हम कोनीफर के नाम से जान लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि ट्राइडोफाइट में फर्न ज्यादा थे, तो हम ट्राइडोफाइट को भी फर्न बोल देते हैं। ब्रायोफाइट में मोस ज्यादा थे, तो ब्रायोफाइट को हम मोस बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कोनीफर है। और कोनीफेरो ओप्सिडा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है। इसी में हम पाइनस को पढ़ते हैं, इसी में सिड्रस को पढ़ते हैं, इसी में सिप्रस को पढ़ते हैं, इसी में अराउकेरिया, क्रिसमस ट्री को बोलते हैं अराउकेरिया, उसका जिनस है अराउकेरिया, तो वो भी इसी में आता है। इवन इसी में टेक्सस प्लांट भी आता है, जिससे टेक्सोल मिलता है, और जो एंटी कैंसरस ड्रग है तो वो भी टेक्सस प्लांट से मिलता है, इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। सिकोइया जो है सबसे टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म, और सबसे टोलेस्ट ट्री बोला जाए तो सिकोइया है, तो वो भी इसी ग्रुप से बिलोंग करता है। ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं इसके जिम्नोस्पर्म के, तो ये तो एंजियोस्पर्म से भी ज्यादा लंबा है। तो टोलेस्ट ट्री में भी यही आता है, और टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म में भी सिकोइया आता है, वो भी इसी ग्रुप में आता है। और आपको पता है जेमिया सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लांट जो जिम्नोस्पर्म है, एक्वेटिक होता है, ये पानी में मिलता है, ये सबसे छोटा है। सिकोइया सबसे बड़ा है। रही बात पाइनस, सीड्रस, सिप्रस, ये लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में क्या है, इनकी वुड जो है उसका यूज होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप, वो है नीटो ऑप्सिडा। ये नाम रखा गया है नीटम की वजह से। नीटम, इफेड्रा और वेल्विसिया, ये तीन ऐसे प्लांट हैं जो इस ग्रुप में पाए जाते हैं। ये जिम्नोस्पर्म में सबसे एडवांस ग्रुप है। क्यों भाई, क्योंकि हमने बताया था कि देखो वस्कुलर टिश्यू कहां से आ गया था, ट्राइडोफाइट से। लेकिन हमने एक कमी बताई थी कि इस वस्कुलर टिश्यू में जाइलम में वेसल नहीं होती, और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल वगैरह और सीव ट्यूब सेल नहीं होती। लेकिन हमने क्या देखा कि कुछ, ऑफ कोर्स ये जिम्नोस्पर्म के अंदर भी नहीं होती जाइलम में, लेकिन कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिनमें वेसल पाई जाती है जाइलम के अंदर। यानी कि ये तो एंजियोस्पर्म वाला कैरेक्टर आ गया। तो बस यही है, सभी कैरेक्टर नहीं कह सकते कि एंजियोस्पर्म के आ गए। कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर हैं जो एंजियोस्पर्म जैसे एडवांस कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। तो हमने इन प्लांटों को अलग से ग्रुप में रख दिया, और इनमें नीटम बहुत ही खास है, मॉडल पार्ट है, मॉडल ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे। तो इसी के नाम पे इस ग्रुप का नाम रख दिया
नीटोओप्सिडा। और इस तरह से ये सभी के सभी जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल भी हमें याद हो जाएंगे क्लासिफिकेशन के साथ, इवन करेक्टर के साथ। हमें साइकस की बात करें तो साइकस एक छोटा सा प्लांट है। इसमें पूरे प्लांट किंगडम की सबसे बड़ी ओव्यूल पाई जाती है। सबसे बड़ी सीड भी इसी में मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ओव्यूल से ही क्या बनता है, सीड। तो सबसे बड़ा सीड पूछा जाए साइकस का, सबसे बड़ी ओव्यूल पूछी जाए साइकस की, सबसे बड़ा मेल गैमीट स्पर्म पूछा जाए साइकस का। लेकिन सबसे बड़ी आर्किगोनिया पूछी जाए फिर मत कर देना साइकस, क्योंकि आर्किगोनिया किसकी बड़ी है सबसे, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट की। यहां तक आते आते आर्किगोनिया छोटी हो जाती हैं। अब थोड़े से एक्सेप्शनल पॉइंट। अब क्योंकि साइकस के अंदर ओव्यूल सबसे बड़ा है, तो भाई ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये मेगा स्पोरोफिल कितने बड़े बड़े हो सकते हैं, नहीं होंगे। तो फीमेल कोन नहीं बनता यहाँ पे, फीमेल कोन अब्सेंट होता है साइकस में। कारण ओव्यूल बहुत बड़ा है। इतने बड़े ओव्यूल के लिए कोन कितना बड़ा बनेगा, तो अक्सर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इसके बाहर नहीं हो पाती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि साइकस में फीमेल कोन अब्सेंट होता है, लेकिन मेल कोन होते हैं। साइकस में छोटे छोटे आप देखोगे मेल कोन प्रेजेंट होते हैं, फीमेल कोन अब्सेंट होते हैं। हाँ, साइकस में स्पर्म सबसे बड़ा होता है प्लांट किंगडम का, सीड सबसे बड़ा होता है प्लांट किंगडम का, और ओव्यूल सबसे बड़ी होती है प्लांट किंगडम की। ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी कोरेलाइड रूट वगैरह के बारे में और लिविंग फोसिल कौन से हैं और ये खास नाम किसको दिए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये जिम्नोस्पर्म। और रही बात जिम्नोस्पर्म की, तो पूरे प्लांट किंगडम में बहुत कम स्पीसीज बची हुई हैं। क्यों, ये सबसे कम क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि भाई सीड तो इनमें बन गया था, लेकिन सीड के डिस्पर्सल का इंतजाम ही नहीं हुआ। सीड डिस्पर्स तभी होता ना, कोई एनिमल इंटरेस्ट कब लेते, जब इस सीड के बाहर फ्रूट की वाल होती, फ्रूट के लालच में उसको जो है फ्रूट को खाते और फिर उसको सीड को कहीं दूर फेंकते। लेकिन यहाँ पे फ्रूट बनता ही नहीं है, क्योंकि ओव्यूल है। लेकिन कैसी ओव्यूल आई इनमें, नेक्ड ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर ओवरी की वाल नहीं है, यानी कि जिससे फ्रूट वाल नहीं बनती। और फ्रूट वाल को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरी का मतलब सराउंडिंग, कार्प का मतलब फ्रूट। तो ये सब हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, सारी टर्म्स और इन सबसे रिलेटेड। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि नेक्ड सीड होने की वजह से जिम्नोस्पर्म जो है अच्छे से सीड डिस्पर्स नहीं कर पाया। और यही कारण है आज जहां ये इवोल्व हुए वहां तक ही सीमित है। पूरी दुनिया में गिनी चुनी स्पीसीज होंगी, मुश्किल से 900 स्पीसीज मिल सकती हैं बस। तो बहुत कम पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म, ये भी ध्यान देना। इसके बाद आ जाते हैं एंजियोस्पर्म पे। जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आ गए भाई, एंजियोस्पर्म। हालांकि एंजियोस्पर्म को यहां डिटेल में नहीं दिया है इस चैप्टर में, क्योंकि भाई एंजियोस्पर्म तो मेन प्लांट है, तो इनको तो हम जो है अलग अलग टॉपिक को, इनकी मॉर्फोलॉजी को एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, एनाटॉमी को अलग चैप्टर में, रिप्रोडक्शन को एक अलग यूनिट में पढ़ेंगे 12th में जाके। तो इस तरह से पूरी डिटेल एंजियोस्पर्म की दे रखी है और वो जाननी जरूरी है। लेकिन हम इसको अब अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे सब बातों को। तो जैसे जिम्नोस्पर्म में हमने देखा क्या कमी थी, कि सीड आ गया था, लेकिन कमी क्या थी, कवर्ड सीड नहीं था। कैसा सीड था, नेक्ड सीड था। तो आगे चल के क्या सीड आ गया, कवर्ड सीड आ गया भाई। अब कवर्ड सीड आने के लिए क्या जरूरी था, कि जो ओव्यूल था, ओव्यूल के बाहर क्या आना जरूरी था, ओवरी की वाल। एक इस तरह से ये ओवरी की वाल की जरूरत थी, तभी कवर्ड बनता। क्योंकि ओवरी वाल से ही क्या बनती है, फ्रूट बनता है, यानी कि फ्रूट वाल। और फ्रूट वाल को ही क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। पेरी का मतलब सराउंडिंग, कार्प का मतलब फ्रूट, फ्रूट को सराउंड करने वाली लेयर, पेरिकार्प। अब इनकी जो ओव्यूल थी, ओव्यूल के बाहर ओवरी वाल आ गई, और इस सब के लिए अच्छे से एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ एंजियोस्पर्म में, और वो क्या था, फ्लावर।
जिम्नोस्पर्म में तो कौन थे भाई, लेकिन कौन थे तो ओव्यूल भी कैसी थी, नेक्ड टाइप की, और सीड भी कैसा बन रहा था, अनकवर्ड सीड, इसीलिए इनको नाम दिया जिम्नोस्पर्म। लेकिन ओवरी अगर यहाँ पे डेवलप हो जाती है तो उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर था। ऑफ कोर्स इस स्ट्रक्चर में क्या था कि भाई ये स्टेम मॉडिफाई होके थैलेमस बना रही है, और इसमें हमने जो ये लीफ देखे ये क्या है, ये सब लीफ है, इवन ये भी लीफ है, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये सबके सब लीफ है। इनमें ये लीफ स्टेमन और कार्पल क्या है, स्पोरोफिल है, स्पोर प्रोड्यूस करने वाले लीफ। ऑफ कोर्स स्टेमन क्या है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाला माइक्रोस्पोरोफिल, और कार्पल क्या है, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर प्रोड्यूस करने वाला। और ये क्या है, सेपल और पेटल, ये एसेसरी लीफ है। तो यहां पे क्या हुआ कि कोन नहीं बना, लेकिन कोन की तरह एक एडवांस स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसमें ऑफ कोर्स स्पोरोफिल भी अरेंज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ओव्यूल के बाहर ओवरी यहां पे डेवलप होगी, और इसी स्टेम के कंडेंस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया फ्लावर, और ये एंजियोस्पर्म में स्टार्टिंग हो जाती है। और इसीलिए एंजियोस्पर्म को हम कह देते हैं फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि इससे पहले आपने कहीं पे भी फ्लावर नहीं देखा था। तो ये है फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस रखना है कि यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल थी वो ऑर्थोट्रोपस थी। क्या यहाँ पे भी ऑर्थोट्रोपस होगी एंजियोस्पर्म में? बहुत कम पाई जाती हैं ऐसी ऑर्थोट्रोपस। यहाँ पे तो सीधी आपको ऐसी ओव्यूल मिलेंगी, बिल्कुल 180 डिग्री से रोटेट होके। इसको बोलते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ओव्यूल ये ज्यादा मिलती है कहां पे, एंजियोस्पर्म में। ऑर्थो भी मिलती हैं लेकिन कम। फिर इनमें दो इंटेगुमेंट होते हैं, वहां पे तो एक बताया था भाई हमने, लेकिन यहाँ पे ओव्यूल कैसी होती है, बाइटेगमिक। बाई का मतलब दो, दो इंटेगुमेंट, एक ये डिफरेंस। दूसरा, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी न्यूसिलस टिश्यू बनता है, डिप्लॉइड। यहाँ पे भी मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, और मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होके 4 मेगास्पोर, जिनमें से 3 डिजनरेट हो जाएंगे ऊपर वाले, और नीचे वाला बचेगा एक मेगास्पोर। और यही मेगास्पोर जो है, अब मान लो ये मेगास्पोर बचा है, तो यही मेगास्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। एक माइटोसिस से क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियस। दूसरी माइटोसिस से क्या बन जाएंगे, 4। तीसरी माइटोसिस से 4 से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8। तो कितनी माइटोसिस होंगी, 3 माइटोसिस होंगी, 8 न्यूक्लियस बन गए। और यही यहां पे अगर हम देखें न्यूसिलस के अंदर जो एक मेगास्पोर था उसने 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, एक सेंटर में सेल, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल यहां पे ऊपर, और 3 यहां पे एंटीपोडल सेल। ऐसे करके क्या बन गया, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। इसको क्या कहेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप कहोगे यहां पे तो गैमेटोफाइट और छोटा हो गया। यस, हमने ये पहले ही बताया था कि गैमेटोफाइट छोटा होता चला जाएगा, और यही फीमेल गैमेटोफाइट जो है इसी को एम्ब्रियो सेट बोला जाता है यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट में। अब इसमें आप देखोगे कि पोलन ग्रेन जो जिम्नोस्पर्म में बनते हैं, पोलन ग्रेन यहाँ पे कहां बनेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे स्टेमन है, स्टेमन का जो एंथर है, एंथर यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम बियर करता है। जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में बताया था ना, मेल कोन में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ फ्लावर में कहां मिलेंगे, स्टेमन के एंथर में, वहां पे पोलन ग्रेन बनेंगे। और इनके जो पोलन ग्रेन बनते हैं
अक्सर उनको आप देखोगे तो 2 सेल स्टेज पे सेडिंग करते हैं, 2 सेल पे 60% तो 2 सेल स्टेज पे होते हैं और 40% 3 सेल स्टेज पे सेडिंग करते हैं एंजियोस्पर्म में। और यही पोलन जो है पोलिनेशन के थ्रू कहां पहुंचते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। स्टिग्मा से फिर पोलन ट्यूब अराइज होती है और वो 2 मेल गैमीट को कैरी करके कहां पहुंचाते हैं, एम्ब्रियो सैक तक, जहां पे एक मेल गैमीट तो एग के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा और दूसरा यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे सेंट्रल सेल में जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, उनके साथ फर्टिलाइजेशन करके 3-3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो वो सब आप आगे रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म में, वहां डिटेल में अच्छे से, पूरा चैप्टर ही यही है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे जो एक एग के साथ मेल गैमीट फर्टिलाइज कर रहा है तो वो तो सिंगैमी है जिससे आगे चल के जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बन जाएगा। लेकिन 2 यहाँ पोलर न्यूक्लियाई थे, उनके साथ जो मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करेगा तो इससे क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे इसको, सिंगैमी नहीं बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और इससे क्या बनेगा, ये जो सेंट्रल सेल है इसका न्यूक्लियस कैसा बन जाएगा, ट्रिप्लोइड बन जाएगा 3 न्यूक्लियस के फ्यूजन से। और इस न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और इस सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये सब आगे डिस्कस करोगे। यहां पे सेंट्रल सेल जो है, सेंट्रल सेल जो एम्ब्रियो सैक में हमने बताई थी जिसमें 2 न्यूक्लियाई बचे हैं, बाकी तो 2 सिनर्जिड है, एक एग है और 3 एंटीपोडल सेल है। ये सब रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ोगे। तो यहां से ट्रिपल फ्यूजन से ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस बनता है और डबल फ्यूजन यहाँ पे सिंगेमी होती है, इससे जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा। तो पहले क्या बनेगा, पहले बनता है एंडोस्पर्म, क्योंकि इसी एंडोस्पर्म से नरिशमेंट मिलेगी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लोइड, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनेगा। जबकि जिम्नोस्पर्म में कैसा बना था, जिम्नोस्पर्म में तो फीमेल गैमिटोफाइट था, उसमें कोई ऐसा ट्रिपल फ्यूजन हुआ ही नहीं, 2-2 फर्टिलाइजेशन हुए ही नहीं। तो वहां पे तो भाई फीमेल गैमिटोफाइट ने बिना फर्टिलाइजेशन के ही एंडोस्पर्म बना लिया था। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा था, एंडोस्पर्म क्या है भाई, सीड के अंदर का पार्ट जो जनरली फूड स्टोर करता है। एंडो का मतलब अंदर, स्पर्म का मतलब सीड, तो वो तो कैसा होता है, हैप्लोइड। लेकिन सीड के अंदर का पार्ट यहाँ एंजियोस्पर्म में क्या बनेगा भाई, तो एंजियोस्पर्म में यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा जो कि ट्रिप्लोइड होता है। क्यों होता है ये ट्रिप्लोइड, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बना है और ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया था फीमेल गैमिटोफाइट से। यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन नहीं होते, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन अब्सेंट। लेकिन यहाँ पे ये तो इनका खास कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का कि इनमें 2-2 फर्टिलाइजेशन होते हैं और इसी वजह से, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से इनका एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लोइड होता है। और ऑफ कोर्स जो यहाँ पे जाइगोट एम्ब्रियो बनता है और जो डेवलप होता है एम्ब्रियो, उसको इस एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ती है। तो पहले अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बनता है, पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा बाद में एम्ब्रियो डेवलप होता है। और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म बनता है सीड में, वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है, इसलिए वो हैप्लोइड है। किससे बनता है, फीमेल गैमिटोफाइट से। इनका जो फीमेल गैमिटोफाइट था ना कुछ सेलों का, उसी से बन जाता है न्यूसिलस के अंदर। न्यूसिलस से खाना लेके फीमेल गैमिटोफाइट सीड का अंदर का पार्ट बना देता है एंडोस्पर्म। यहाँ पे भी ये जो फीमेल गैमिटोफाइट है उसका जो ये यहाँ पे सेंटर वाली सेल है, वो ट्रिपल फ्यूजन करने के बाद यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूसिलस से खाना लेके और क्या बना लेता है, सीड का एंडोस्पर्म। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनता है कि जिम्नोस्पर्म का सीड एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लोइड, और एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लोइड। क्यों, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इनकी ओव्यूल, ओव्यूल में 2
कवर होते हैं इंटेगुमेंट, तो सीड के भी 2 कवर होंगे, टेस्टा टैगमेन। यहाँ पे एक ही कवर होता है, लेकिन लेयर उसकी 3 होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करके ही हम आगे जानेंगे। ध्यान देना, आर्किगोनिया यहाँ एंजियोस्पर्म में नहीं मिलेगी। आपने देखा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस है, न्यूसिलस में इम्ब्रियोसेक बन रहा है। कहाँ आर्किगोनिया? इम्ब्रियोसेक ही फीमेल गैमेटोफाइट है, और सीधा एग कहाँ है? इम्ब्रियोसेक के अंदर ही है, फीमेल गैमेटोफाइट में कोई स्पेशल आर्किगोनिया तो यहाँ पे नहीं है। तो ये सब बारीकियां आपको ध्यान से समझनी है। और रही बात एंजियोस्पर्म में, सबसे टोलेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस, सफेदा, सफेदा बोलते हैं जिसको। और सबसे छोटा प्लांट है वोल्फिया, पानी में मिलता है। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है, तो ये आप सबको ध्यान रखना है। रही बात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, दोनों ही इनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डोमिनेंट है, और गैमेटोफाइट इनके डिपेंड कर रहे हैं इनके ऊपर, स्पोरोफाइट पे। तो दोनों की लाइफ साइकिल कैसी है? इन दोनों की लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक। तो अगर पूरे प्लांट किंगडम में हम लास्ट में डिस्कस करें, ये एल्गी हैं, ये ब्रायोफाइट हैं, ये ट्राइडोफाइट हैं, ये जिम्नोस्पर्म, और ये एंजियोस्पर्म। तो हम क्या देखेंगे कि एल्गी के अंदर तो इतना सा पार्ट जाइगोट है, और जाइगोट में मियोसिस होके स्पोर बन रहे हैं, और स्पोर से पूरा का पूरा ये गैमेटोफिटिक लाइफ है। गैमेटोफाइट ही ज्यादा है, जाइगोट तो 1% से भी कम है। तो कैसी लाइफ साइकिल है? टोटली हैप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइट में आप क्या देखोगे? अगर पूरी लाइफ साइकिल को देखें तो लगभग गैमेटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। स्पोरोफाइट में मियोसिस हो रही है, और मियोसिस से स्पोर बन रहे हैं, और स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना रहे हैं। इससे फिर गैमीट बन रहे हैं, मेल फीमेल, और उन्हीं गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन से फिर वही स्पोरोफाइट बन जाता है। ऐसे ही आप ट्राइडोफाइट में बना लो। हाँ, बस इस बार यूं कर लो, इधर स्पोरोफाइट लिख लो, यहाँ पे गैमेटोफाइट, बात तो वही है। स्पोरोफाइट में मियोसिस से स्पोर बन रहे हैं, और स्पोर से जर्मिनेट हो गए गैमेटोफाइट, उसके गैमीट बन रहे हैं, गैमीट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फिर उनसे स्पोरोफाइट बन रहा है। तो इनकी दोनों की लाइफ साइकिल कैसी है? इनकी अगर सही मायने में देखें तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और इनको थोड़ा सा और एक्यूरेट बोलने तो डिप्लोहैप्लॉन्टिक कह सकते हैं। पहले डिप्लो लिख दो, लेकिन बोलने को हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी यहां पे ज्यादा रहेगी। ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं दोनों ही, ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सब में है, लेकिन ट्रू नहीं है, इन दो में ही है बस। और रही बात जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में आप देखोगे वही स्टेटस है। यहाँ पे गैमेटोफाइट, मेल फीमेल गैमेटोफाइट किस तौर पे? पोलन ग्रेन, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट के तौर पे कुछ सेल थैलस, वो थोड़ा सा मिलेगा नाम मात्र, और बाकी सारा पार्ट क्या है? स्पोरोफाइट। सेम ऐसा ही जिम्नोस्पर्म में। तो इनकी लाइफ साइकिल दोनों की कैसी है? डिप्लॉन्टिक। तो ये स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। बस एक्सेप्शन हमने बताया था कि कुछ एल्गी हैं जैसे फ्यूकस, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। इंपॉर्टेंट है, निट में कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा कैल्प है, और इसके अलावा पोलीसाइफोनिया है, और एक्टोकार्पस है। इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। ये एक्सेप्शन थे, बाकी सभी एल्गियों में हम कह सकते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो इस तरह से पूरे प्लांट किंगडम को हम अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी करके ही हमें ये समझ में आएगा, और इस क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इवोल्व हो के एनिमल किंगडम बना है। तो एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।